आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए ये महत्वपूर्ण है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता मानी जाती है वो ये है कि वो अध्यापिका जो है कक्षा के प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे। और प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहने का मतलब इंडिविजुअल हर बच्चे की वो परेशानियों को जाने, उनको समझे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। तभी ये तभी पॉसिबल होगा जब वो बच्चों के संपर्क में रहेंगी। अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखें, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। अगर ऑप्शन ए पर जाते हैं तो प्रभावशाली शिक्षण भी उसका नहीं होगा अगर डायरेक्टली बच्चों को पुस्तक से उत्तर लिखने के लिए बोला जाएगा। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना, यानी ग्रुप एक्टिविटीज़ को छोड़ करके एक तरीके से इंडिविजुअल बच्चे की लर्निंग पर ध्यान देना। भाई ग्रुप एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती हैं। अगला है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। ये भी गलत है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। व्यक्तित्व अधिगम जो है वो इसी में शामिल हो जाएगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहने पर। आज का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, क्रोध व भय किसके प्रकार हैं। तो एक इंसान अपनी जीवन की अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखें तो उसे सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। कभी उसको भय लगता है, कभी उसको क्रोध आता है, कभी प्रेम, कभी ईर्ष्या, घृणा, ये सारी चीज़ों का वो अनुभव करता है। ये सारी अवस्थाएं जो हैं संवेग कहलाती हैं। तो क्रोध और भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल के द्वारा 14 संवेगों की व्याख्या भी की गई है। प्रश्न अगला देखेंगे, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। एक जो शिक्षक होता है ना, जो टीचर, उसको जो कक्षा का वातावरण होता है उसको पूरी तरह से उसका ज्ञान होना चाहिए। कक्षा के वातावरण का ज्ञान होने से मतलब ये होता है कि कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी बालक होंगे, वो सभी अलग अलग स्तर के होंगे। ठीक है, अगर आप उनको देखोगे, ठीक है, अगर आप उनको फिजिकली भी देखते हो शारीरिक रूप से, तो वो अलग हो, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, मतलब आपस में फ़र्क रहेगा। अगर आप उनके बौद्धिक स्तर की बात करते हैं तो सबके सीखने की या सीखने के लिए जो बौद्धिक क्षमता है वो अलग अलग होगी। किसी बच्चे को जल्दी समझ में आएगा, किसी बच्चे को लेट समझ में आएगा। यानी बच्चों में अधिगम की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक, तो हम लोग या बालक या बच्चे जो अलग अलग दिखते हैं या उनके बौद्धिक स्तर या उनके अधिगम स्तर जो अलग अलग होते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तित्व भिन्नता। यानी हम एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं हर एक मामले में, चाहे अपीयरेंस के मामले में हो, चाहे आपकी बुद्धि के स्तर पर। तो याद रखेंगे, पढ़ाते समय जो सामान्य कक्षाएं होती हैं, शिक्षक को सर्वाधिक ध्यान कक्षा में बैठे हुए जो बालक हैं उनकी व्यक्तित्व भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी बालकों में बुद्धि क्षमता का स्तर अलग अलग होता है। साथ ही उनका वातावरण में जो स्थितियां हैं वो भी अलग अलग होती हैं, जिसके कारण बालकों में अधिगम क्षमताएं भी अलग पाई जाती हैं। तो एक अध्यापक को विशेष ध्यान देना चाहिए इस बात पर, किस पर, इंडिविजुअल डिफरेंस पर। और सुपर टेट की परीक्षा में जो सिलेबस है आपका, उसमें ये टॉपिक भी है, पहला सीडीपी का पहला ही टॉपिक है ये, आई थिंक। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता, इसको हम डिस्कस करेंगे जब सीडीपी को शुरू करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। एक आइडिया मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया है। प्रश्न अगला है, अभिप्रेरण के लिए अक्षर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें या अभिप्रेरण की बात करें, इसकी उत्पत्ति होती है आवश्यकता के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार। जैसे ही हमें आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति जो है अभिप्रेरित होता है इसमें। ठीक, तो आवश्यकता और अभिप्रेरणा एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 4 का एक बच्चा है, वो सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। कक्षा 4 का एक बालक है, वो सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। तो आप उस कक्षा के अध्यापक या अध्यापिका हैं, तब आपका क्या दायित्व होगा, आप क्या करेंगे एज अ टीचर, आपका रोल क्या होगा। शिक्षक की भूमिकाओं में से एक चुनना होगा आपको। तो चलिए इसमें से क्या करेंगे, चलिए हम ऑप्शंस पे नहीं जाते हैं।
ऑप्शंस को पहले सीधे देखने लगेंगे तो आप इधर उधर भटकते हैं। इससे पहले जो है, अब पहले उस जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को समझिए। बालक अगर चिंतित है, कुंठाग्रस्त है, वो परेशान है, तो अध्यापक को चाहिए सबसे पहले उस बच्चे से, उस बालक से बातचीत करके उसके चिंतित रहने का पता लगाना होगा उसको। ठीक है, यानी उसकी प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम का पता लगाएंगे, फिर उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा, यानी उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस अवस्था में बालक को, इस अवस्था में जो अध्यापक है, परामर्शदाता की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, रोल ऑफ अ टीचर एक टॉपिक है आपका, इसी में हमने आपको पढ़ाया था, आपको अगर याद होगा क्लास में, पहली ही क्लास थी। तो ये स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। यही सीरीज़ जो अभी आप देख रहे हैं, ये जब परीक्षा के नज़दीक आपकी इस सीरीज़ को जब हम दोबारा से आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो वो बाइलिंगुअल होगी। मतलब अभी प्रश्न आपको हिंदी में दिख रहे हैं, उस समय ये प्रश्न आपको इंग्लिश में भी दिखेंगे ऑप्शंस के साथ। अभी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए इस माध्यम में आप। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? आपने समावेशी शिक्षा का नाम सुना होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये इंक्लूसिव क्लासरूम है। ये देखो, समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये इसमें एक ऐसा माहौल दिया जाता है जिसमें सामान्य प्रकार के बालक और विशिष्ट प्रकार के बालक, इसमें सारे बालक सभी प्रकार के या सभी प्रकार की योग्यताएं रखने वाले बालक या विद्यार्थियों को एक साथ कक्षा में बैठकर उनको पढ़ाया जाता है या शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। अब आप जानते हैं सामान्य प्रकार के बालक ऐसे हो सकते हैं कि किसी की बौद्धिक स्तर कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। ठीक, और विशिष्ट बालकों में जैसे दिव्यांग बालक होते हैं, तो एक दिव्यांग बालक को भी या विशिष्ट बालक जिसमें अलग अलग प्रकार के पढ़ाई से संबंधित जो भी आप कह सकते हैं रोग हो सकते हैं, या पढ़ने से संबंधित जो भी विकार उनके अंदर होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उस तरह के बच्चों को भी और सामान्य प्रकार के बच्चों को भी एक साथ में जो है जब शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है, ये समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, तो इसमें एक शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी विद्यार्थी उनकी योग्यता के अनुसार, जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें सामान्य भी हैं, विशिष्ट भी हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उन बच्चों को अवसर दिए जाएं, क्योंकि समान रूप से पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा का एक उद्देश्य है, किसी बच्चे में भेदभाव ना करते हुए। तो सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न अगला देखेंगे, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब ये चारों ऑप्शन हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही डिफाइन नहीं किया गया है कि किस बात पर वो बल दे रहा है, तो इसलिए चारों ऑप्शन अब हम रीड करेंगे। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। व्याख्यान मतलब वो लेक्चर मेथड जिसमें केवल शिक्षक ही अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है, उसे बच्चों से कोई मतलब नहीं होता है कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये तो ड्रॉबैक्स थे, हमने पढ़े थे। ठीक है, कि बाल केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा जो आप पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं। शिक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। भाई, जो शिक्षार्थियाँ गलती करते हैं, त्रुटियाँ करते हैं, उनको भयंकर भूल नहीं मानना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि वो गलतियाँ क्यों कर रहे हैं और उनमें सुधार करने चाहिए। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। शिक्षार्थी कितनी बार भी गलती करने से बचता है, इसे सफलता के भाव के रूप में लेना चाहिए। ये पता नहीं इसका मीनिंग, लेकिन जब हम उत्तर नंबर डी को देखते हैं, ये ऑप्शन डी को, तो जब शिक्षार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। डी उत्तर पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जब भी कोई शिक्षार्थी या विद्यार्थी बालक अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा होता है कक्षा में, तब जब वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहा होता है तो बीच में जो है शिक्षक के द्वारा उसमें कोई भी संशोधन नहीं करना चाहिए, उसको टोकना नहीं चाहिए बीच में। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम उत्तर डी, ये वाला ठीक रहेगा। प्रश्न अगला देखेंगे, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान इनमें से क्या किया जा सकता है? पहला है, उनकी योग्यता के आधार पर समूह बनाने चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, योग्यता के आधार पर अगर समूह बनाए जाएंगे तो कम योग्यता वाले जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनमें थोड़ी सी कुंठा की भावना आ सकती है, तो ये नहीं होगा।
इसमें सर्वश्रेष्ठ बता रहा है, दोहरी कक्षा उन्नति कर देना, प्रमोट कर देना, ये नहीं होगा। अगर हम जो शैक्षिक कार्यक्रम है, ठीक है, जो शैक्षिक यहाँ पर जो है शैक्षिक कार्यक्रम है, इसका मतलब इसको अगर हम समृद्ध बना देंगे और तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उत्तर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम और उचित वर्णन करता है? व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना चाहिए, गलत है। अगर हम इसमें देखें, जो कक्षा है उसमें चर्चा के पर्याप्त अवसर अगर उपलब्ध करा दिए जाएं, उत्तर सी, तो बालकों के बीच में समायोजन जो है एक तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो बच्चों की जो रुचि होती है, बच्चों की रुचि के अनुसार अगर लक्ष्य निर्धारित किए जाएं और उनको पाने में उनकी मदद भी की जाए तो ये ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बच्चों की रुचियों के अनुसार उनके लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। उत्तर सी इसका विकल्प ठीक होगा। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के कुछ प्रश्न जो हमने डिस्कस की। अगली क्लास में इसके अगले क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके अलावा आज आपके लिए जो शिक्षण कौशल की सेकंड टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है, थ्योरी क्लास रहेगी, उसमें प्रारंभिक शिक्षा का विकास हम डिस्कस करेंगे भारत में। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।